मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक बार कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का शाना साना हाथ जोड़ी चैप्टर का छठा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 5 भागों में आपने देखा कि लेखिका का जो कारवां था अब वो लायुंग से होते हुए कटाओ पहुंच चुका था। कटाओ जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पहुंच करके ताज़ा बर्फ गिरा हुआ सभी यात्री उस बर्फ में झूम झूम करके नाचने गाने हंसने खेलने लगे। यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब आगे कि मेरे पांव इन झंझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। वहाँ ठंडा, बर्फ के मारे ठंडा, ये सूझ नहीं पाई थी, पांव में झंझनाहट सी हो रही थी, लेकिन मन वृंदावन हो रहा था, यानी कि मन में बड़ा खुशी हो रहा था। हरि का भजन, हरि का कीर्तन मन में याद आ रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। ख्वाहिश यानी इच्छा हुआ कि मैं भी बर्फ पर लेट जाऊं और खूब देखूं, जी भरकर इस स्वर्ग का आनंद लूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। वो लंबा जूता होता है, बूट, बम जिसको बोलते हैं, कि ऊपर तक, नहीं तो छोटे वाले जूते पहन जाएंगे, अंदर बर्फ चला जाएगा तो फिर वो गीला हो जाएगा, आपका सॉक्स वगैरह और पैर गीला हो जाएगा, आप बीमार हो सकते हैं। या तो बिना शूज का जाइए तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, इतना ठंडा होगा कि बिना शूज का बर्दाश्त नहीं होगा, आप चल नहीं पाएंगे, उस पर टिक नहीं पाएंगे। या तो लंबा वाला जूता होना चाहिए। तो लंबे जूते इनके पास नहीं था। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकानें नहीं थी। सोचे कि किराए पे ले ले, वहाँ आपको किराए पे स्वेटर, जैकेट, शूज वगैरह सब कुछ मिलते हैं। लेकिन कटाओ में युमथांग, लायुंग और झांगू जो टूरिस्ट स्पॉट थे, उन तरह यहाँ टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं थी। वहाँ तो सारे भीड़ मचा हुआ था, लेकिन यहाँ कोई दुकान नहीं थी। खैर कि छोड़िए, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। फोटो खींच रहे थे लोग, लेकिन ये एकदम मौन शांत उन दृश्यों को देख रहे थे, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। कि यहाँ फोटो तो भाई आदमी देखेगा, मोबाइल मेमोरी फुल है तो डिलीट कर देता है। वो चाहती है कि मैं इन दृश्यों को हमेशा याद करूं। जब महानगर के उन अंधेरी धुंध भरी शहरों के गलियों में घूमूं तो इस सौंदर्यता को याद करूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। संपूर्णता कहाँ है? जहाँ प्रकृति अखंडित है, कि उन क्षणों में यहाँ पूरा संपूर्णता है, कोई प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़े थे। आध्यात्मिक धार्मिक पूजा पाठ का जो उनका भूत है, उससे जोड़े थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। एकदम अतीत में चली गई कि शायद यही सुंदरता, यही प्रकृति
ने हमारे ऋषि मुनियों को प्रेरित किया होगा वेद पुराणों की रचना करने के लिए। था ही, जितने भी ऋषि मुनि आप हजारों हजार साल जीवित वहां पड़े रहते हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है इस भौतिकवादी दुनिया संसार से जो वाकई में ऋषि है। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जो यहां आया फिर वो नहीं हजारों साल जी पाएगा। आप जहां भी देखिए ऋषि मुनि अगर तपस्या परिश्रम श्रम करते हैं तो उनको वहीं पहाड़ों पर, हिमालय चोटियों में या जंगलों में ही दिखाया जाता है। मन आपका वहीं स्थिर होगा जहां की प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या है कि उन ऋषि मुनियों ने उन जीवन सत्य को खोजा होगा जहां की सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दिया जाता है कि सभी लोग सुखी हों। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कह रहे हैं कि उसका सौंदर्य ऐसा है कि बड़ा सा बड़ा अपराधी भी, कुविचार, दुर्बुद्धि, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी भी अगर वहां चला जाए तो वह भी करुणा का अवतार भगवान बुद्ध की तरह हो जाएगा। और तभी दिमाग में कहा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। मिल्टन एक इंग्लिश राइटर, एक कहानी लिखा था, उसमें जो नायिका थी ईव, वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब मिल्टन ने ईव को देखा होगा तो अगर उसको शैतान भी देखता होगा, यानी कि दुष्ट व्यक्ति भी देखता होगा, तो वो भी उस क्षण दुष्टता करने की बात भूल जाता होगा, उसकी सौंदर्य के आगे भूल जाता होगा। अमंगल करने की वृत्ति में आदत, व्यापार। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। क्या मणि से पूछा क्या वो मिल्टन कविता तुम पढ़ी है, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। मणि के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी ये हिम शिखर जल स्तंभ है। वो सोच रही थी कि ये हिम शिखर जो है वो क्या है, जल स्तंभ है, हमारे जल के आधार हैं, हमारे जल के स्रोत हैं, पिलर हैं, खंबे हैं। इन्हीं के बल पर हमारा जल टिका हुआ है। पूरे एशिया के देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों का तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। कहते देखिए प्रकृति है, सब कुछ अपने हिसाब से करती है एकदम। उसको कब क्या देना है मनुष्य को वो देती रहेगी समय समय पर, लेकिन अगर मनुष्य उसके साथ खिलवाड़ छेड़छाड़ न करे तो, छेड़छाड़ करेगा तो भाई डिस्टर्ब होगी प्रकृति, तो आपको वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो कहा कि मनुष्य जो प्रकृति होती है जल संचय की, तो ये जाड़ा में पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी का कम आवश्यकता होता है, तो उस समय वो पानी को बर्फ के रूप में स्टोर कर देती है। वो उसका स्टोरेज है, भंडार कक्ष है जहाँ की बर्फ के रूप में उस पानी को वो स्टोर कर देती है। और जब गर्मी में लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है,
लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, तो वही जल स्तंभ पिघल पिघल करके नदियों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से आता है और लोगों के सूखे गले को तरावट पहुंचाता है। कहती कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। ये जल संचय की नहीं, प्रकृति की हर एक उस वस्तु की वो संचय करता है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। मणि अभिभूत यानी कृतज्ञ होते हुए वहां पे अपना सर झुकाया, कृतज्ञता प्रकट करते हुए। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उसने सर नवाया और कहा कि न जाने कितना ऋण है हमारे ऊपर, कर्ज है इस प्रकृति का, हिम शिखरों का, नदियों का, कि हमें पानी देते हैं, हमें हवा देते हैं, ये जंगलों का। संसार कितना सुंदर है। उन्हीं लम्हों में ये सोची। पर तभी उदासी सी की एक झीली सी परत मुझ पर छा गई। तभी एक उदासी की परत, एक दुख का क्षण उस पर आ गया। उड़ते बादलों की तरफ पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। उन पहाड़ी औरतों का जो कि पत्थर तोड़ रही थी, इस सौंदर्यता में भी उनका ख्याल आ गया। तो सारा सौंदर्य थोड़ा सा बिखर गया, टूट गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ये इस सुंदरता में आगे बढ़ते हुए जा रही कि तभी देखा कि वहां पर कुछ फौजी टुकड़ियां, यानी सेना के जवान वहां पर खड़े हैं। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। सोचिए, जहां हम जा रहे हैं घूमने के लिए, इतना सारा इंतजाम करके जाते हैं, उस ठंडी में -15 डिग्री टेम्परेचर में। यहाँ जब माइनस छोड़िए 7 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है मिनिमम टेम्परेचर, तो लोग छुट्टी मांगने लगते हैं कि अब शीतलहर चल रहा है, विंटर वेकेशन होना चाहिए, बच्चे मर जाएंगे। और सोचिए -15 डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े होते हैं, जहां ऑक्सीजन मिलना मुश्किल होता है। सोचिए ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। कितने जवान रात में टेंट में सोए सोए मर जाते हैं। अभी जो ये चीन ने हमला गलवान घाटी में हुआ था हमारे सैनिकों उनके बीच, तो वहां उनके मार से कम, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर जाते हैं। थोड़ा सा आप मुंह दबा दीजिए, मर जाएगा आदमी। अगर आपको कहीं चोट लगा, आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो आपको मरने की थोड़ी कम संभावना आती है। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कमी से ही मर गए ज्यादातर। कड़कड़ाती ठंड में पूछ रही कि आप लोग को तकलीफ नहीं होती है? होती होगी, तकलीफ बहुत होती होगी। वह सिपाही हंस दिया, परंतु उदास हंसी। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप? चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। कह रहा कि मैडम आप लोग सुकून की नींद सो सके इसलिए हम लोग यहां पर पहरा देते हैं। शहर में हम लोग सुकून से सोते हैं तो उसका वजह वही है, हमारे सिपाही, हमारे देश के जवान जो कि सरहदों पर खड़े होकर के दिन रात जग करके ड्यूटी करते हैं कि कोई शत्रु हमारी सीमा में आ न जाए। तब हम सुकून की नींद सोते हैं, नहीं तो हर वक्त भय के साए में सोते हैं कि पता नहीं कब हमारे ऊपर बम गिर जाए,
कब हमारे ऊपर एटम बम गिर जाए, कब हमारे ऊपर गोलियां तड़तड़ाने लगे, कब हम घर से बेघर कर दिए जाएं, ये भय हमेशा सताता रहता है। फेरू भेटुला यानी फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। जितेन ने कहा कि चलते हैं साहब, फिर मिलेंगे। तब तक जीप चालू किया, आगे देखा फिर मिला था कि एक फौजी छावनी थी, वहां लिखा हुआ था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज देते हैं आपके सुरक्षित कल के लिए। हम अपना आज बर्बाद कर रहे हैं आपके सुरक्षित कल के लिए। हम यहाँ जागते हैं ताकि आपका कल सुनहरा हो, आपका कल सुरक्षित हो। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब फिर अगला भाग इसका अगले वीडियो में लेकर के हम आएंगे 7वें भाग में। इस वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर 9450460943 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी हिंदी की समस्या के लिए। धन्यवाद।